नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक नए चैप्टर की चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी से सीधा सीधा मीनिंग है किसी भी काम के बारे में कयास लगाना, अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशन करना कि ये हाउ मेनी परसेंट पॉसिबल है, हाउ मेनी परसेंट इम्पॉसिबल है। इसका जो हम प्रोसेस है और इसके बारे में जो हम सोचते हैं, हमारी कल्पनाएं कितनी पावरफुल है, हम कितना इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसी का मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में अक्सर क्या होता है, जैसे इसका वर्ड है प्रायिकता, यानी प्राय जो होने वाला कार्य है उसके बारे में इमेजिनेशन करना ही प्रायिकता का एक रूप है, फॉर्मेट है। तो प्रोबेबिलिटी में अक्सर हम किसी भी काम के, किसी भी इवेंट के हैपन होने और नहीं होने के बारे में कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। दैट सपोज कई बार बच्चा ये सोचता है कि आज सर स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले 5 दिनों में से सर 3 दिन नहीं आए थे, तो आज सर के स्कूल नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस, जिसे आप बोलते हो कितनी आशा है, कितनी उम्मीद है, कितने चांस हैं, तो वो कितने हैं। क्योंकि लास्ट 5 डेज में से सर 3 दिन स्कूल नहीं आए थे, तो न आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5 और आने की होगी 2/5, क्योंकि कितने दिन आए, 2 दिन आए, तो आने की प्रायिकता चाहिए, आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आने वाले दिनों की संख्या ऊपर और टोटल दिनों की संख्या नीचे लिखेंगे। इसी तरह से नहीं आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, नहीं आने की प्रायिकता चाहिए, तो नहीं आने वाले दिनों की संख्या ऊपर और कुल संख्या हम नीचे लिखेंगे। ये सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होती है कि किसी काम के होने और नहीं होने का गणितीय स्वरूप प्रायिकता कहलाता है। किसी काम के, किसी इवेंट के होने और नहीं होने की जो संभावना है उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट जो होता है, मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया काम क्या था, सर आज स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने आपको ये भी आइडिया दिया है, ये भी गेस करने का आपको एक ट्रिक दिया है कि सर लास्ट 5 डेज में से 3 डेज स्कूल नहीं आए थे, दैट मीन्स 2 डेज स्कूल आए थे। तो आप सर के आज आने की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे वो लास्ट के परिणाम के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करोगे। सर देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा इफेक्ट बताता हूं कि आप सुनते हो कि मौसम विभाग की ऐसी सूचना है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होगी या आंधी चलेगी या सर्दी तेज होगी या पारा माइनस में होगा। क्या उनको कोई स्वप्न आता है? ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इस साल बारिश तेज होने वाली है, ऐसा बताते हैं। या फिर हमें यह बताया था कि इस तारीख को इतनी गति से भूकंप आने की संभावना है, या इस मतलब समुद्र तट पे ऊंची लहरें आने की संभावना है, वहां से लोगों को हटाया जाता है। ये सब काम कैसे होता है? उनको कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। वो क्या है कि जैसे आपको ये बताया कि पिछले 5, 7, 10 रोज से किस तरह से तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अनुसार वहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके आगे के दिनों के बारे में वो कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे कि साहब लास्ट 5 दिनों में से 3 दिन टेम्परेचर बढ़ा, 2 दिन घटा, तो आगे के वीक के लिए वो अनुमान लगाते हैं कि साहब मौसम को देखकर कि बादल ज्यादा हो रहे हैं, इट मीन थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि बादल होने से हवा का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, एयर इधर से उधर नहीं आ पाती है। क्योंकि आप देखते हो कि वायुमंडल में बहुत सी लेयर है, तो फर्स्ट लेयर में सारे काम होते हैं, आंधी तूफान बारिश आना, ये सब फर्स्ट लेयर में होते हैं, सौरमंडल कहते हैं, उसमें सारे होते हैं। जब बादल की लेयर बनती है तो उन जो लेयर्स हैं, वो जो परतें हैं, जो भाग बना रखे हैं वायुमंडल के, उनमें आपस में गैस का आदान प्रदान नहीं होता है, तो उस एक ही परत में दबाव बढ़ जाता है। इसलिए वहां पर एक बार कहते हैं ना, उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, वो इसलिए होती है। और जब बादल छट जाते हैं तो आराम से एयर एक दूसरी लेयर में फ्लो कर सकती है, इसलिए वहां पर थोड़ी ठंडक हम महसूस करते हैं। तो मौसम को देखकर पिछले 5 दिनों में, 7 दिनों में किस तरह से बदलाव आया था,
उनके आधार पर आगे के 7 दिन की हमारे लिए वो रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं कि इन दिनों में ऐसी होने की संभावना है। पिछले दिनों आपने सुना होगा पेपर में आई कि 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पर एक दिन भी नहीं हुई यहां पर। तो ये थोड़ी उन्होंने कह दिया तो होनी तय है, डेफिनेट है, 100% है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। डेफिनेट वो होता है, डेफिनेट वो काम होता है, डेफिनेट उस काम की प्रोबेबिलिटी होती है जिस काम के होने के चांस 100% हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैग में संतरे के रस वाली गोलियां हैं और आप उसमें हाथ डाल के दिए गोली पिक आउट करते हो, तो संतरे की गोली आने के चांस 100% है, 100% है। इसलिए उस संतरे की गोली का बाहर निकलना, इस घटना का होना डेफिनेट है। डेफिनेट वो इवेंट होता है जिसके होने के चांस 100% होते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि साहब आप इस क्लास में बॉयज बैठे, ओनली बॉयज, गर्ल्स नहीं है, तो किसी बच्चे को आवाज दी जाए तो बाहर आए स्टूडेंट्स के एक बॉय होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है? आप कहेंगे 100%, बिकॉज ऑल आर बॉय, सारे बॉयज है, क्योंकि डेफिनेट है वो इवेंट। डेफिनेट क्यों है? क्योंकि वहां पर है ही बॉयज, दूसरे है ही नहीं। यदि आपको कहा जाए कि आपके बैग में एप्पल पड़े हैं और आप हाथ डाल के उसमें से एक आप फ्रूट निकालोगे तो उसके बनाना होने के कितने चांस? आप कहेंगे 0, क्योंकि डेफिनेट है वो, डेफिनेट है, पक्का है, 100%, क्योंकि है उसमें एप्पल, तो बनाना कहां से आएगा? तो ऐसे काम जिसके होने की, सुन लिए, ये भी एक डेफिनेशन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड के लिए कि होते हैं डेफिनेट इवेंट और इनडेफिनेट इवेंट। समझ में आ गया? निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। जैसे मैंने कहा कि एप्पल पड़े हैं और उसमें से आप बनाना निकालो, क्या है? इनडेफिनेट इवेंट है, हो ही नहीं सकता, यानी इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी हम कह सकते हैं, असंभव घटना कह सकते हैं। और 100% डेफिनेट निश्चित घटना किसको कहेंगे? जिसके 100% होने के चांस है, अर्थात इस बैग में से एक फ्रूट निकाला जाए तो वह 100% एप्पल होगा। तो वे घटनाएं जिनके घटित होने के 100% चांस होते हैं उनकी प्रायिकता 1 होती है। ध्यान रखिए, प्रायिकता कितनी होगी उनकी? 1 होगी। जिन काम के, जिन इवेंट्स के होने की जो चांस है वो 100% होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जिन इवेंट्स के हैपन होने के चांस 0% होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है। जैसे मैंने कहा, इस बैग में से सारे एप्पल है और आप निकालोगे तो बनाना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी? आप कहेंगे 0, बिकॉज देयर आर नो एनी बनाना। आप इस बात को समझें कि प्रोबेबिलिटी क्या है? एक पीछे के इवेंट्स के आधार पर आगे के इवेंट्स के बारे में हम जो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, जो कयास लगाते हैं, जो संभावनाएं हम जताते हैं, उनका मैथमेटिकल फॉर्म ही क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहां पर बात करेंगे, हमारा चैप्टर है 16, और इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे अभी। किसी काम या घटना लिख दूं बहुत अच्छा लगेगा, मैथ्स की भाषा हो जाएगी। किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने का गणितीय स्वरूप या गणितीय मान कह सकते हैं। गणितीय मान कह सकते हैं, स्वरूप कह सकते हैं, उस घटना की प्रायिकता कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात स्पेशली बताना चाहूंगा, आज के टाइम में जितने भी कंपटीशन होते हैं
चाहे 4th क्लास के कंपटीशन से लेकर IAS, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं होती है जिसमें कलेक्टर का सिलेक्शन होता है, उन सब में प्रोबेबिलिटी के डाउट आते हैं और कम से कम 3 से 4 डाउट आते हैं। अब लग रहा सर 3 से 4 डाउट आते हैं बस, अरे वहां जब आप SSC एग्जाम देते हैं यानी RAS या IAS के लिए एग्जाम देते हैं, फाइट करते हैं, जहां से प्री होता है, मेन होता है, तो वहां कम से कम 15 से 20 तरह के टॉपिक आते हैं। उनमें से किसी में से 2 डाउट आ रहे हैं, किसी में 4 आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं, और आपका खुद का सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर बाकी में हिंदी में से भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रही है, साइको भी आ रहा है, जीके भी आ रहा है, और आपको बताऊं हिस्ट्री भी आ रही है, पॉलिटिकल भी आ रही है, इंडियन हिस्ट्री भी आ रही है, एंशिएंट हिस्ट्री भी आ रही है, और इंटरनेशनल जीके भी आ रहा है, नेशनल जीके भी आ रहा है। वहां पर बहुत तरह के टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से थोड़े क्वेश्चन आते हैं और तब वो पेपर बनता है। वहां तो एक मार्क्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एग्जाम में, हर जितनी भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी प्लस साइकोलॉजी और उसके बाद रीजनिंग, जिस बच्चे को बैंकिंग फील्ड में यदि अपने को स्टेबल करना है, अपने को वहां पर प्रूव करना है, और अपनी जो वो चाहता है कि मैं आफ्टर 12th, मैं आफ्टर 1 ईयर 12 करने की मैं एक अपनी पोस्ट पे जाऊं, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, मैं एक जॉब, एक पोस्ट मेरे लिए रखूं, तो उसको आज से ही मैं कह रहा हूं मैथ्स और रीजनिंग की बुक अच्छे राइटर्स की मार्केट में मिलती है, आपको ले आनी चाहिए। साथ साथ दिन में रोज 1 घंटे उसको पढ़ना चाहिए, और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट ही वहां पर मेन रहते हैं। वहां पर जीके का इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं रहता है। इन सब्जेक्ट में सी कमांड होती है, वो बैंकिंग सेक्टर में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होता है। और बहुत सोचो कि कितनी अच्छी बात है कि आप 12th करते ही एक अच्छा जॉब पा लेते हो। वहां पर जॉब में लिमिटेशंस नहीं है, जैसे आप में कलर की 12th के आफ्टर आप कलर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने 1 साल के लिए तैयारी की, आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पोस्टिंग मिल गई, इतने में 2 साल बीत गए। साथ साथ आप अपनी प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट रखो, एग्जाम देते रहो, सेकेंड ईयर हो गया, फिर थर्ड ईयर आप 1 साल बाद आपका फाइनल हो जाएगा। फाइनल होते आप बैंक, PO और मैनेजर की पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हो। ग्रोथ के लिए काफी फील्ड है, वहां से आगे MD तक आप जा सकते हो। तो वहां पर बहुत ग्रोथ है। एक छोटे लेवल से लोगों को लगता है कि मैं, क्योंकि क्या सोचता है कि बंदा कि मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, पेरेंट्स भी कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो 15 साल 20 साल यानी ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, नहीं साहब आप तो तैयारी कर रहा है। जब वो 25-30 साल का होता है तब जाकर जॉब के लिए एफर्ट करता है, तब इतने उसके पास कन्फ्यूजन्स होते हैं, इतने उसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतने उसको चारों ओर से रास्ते बंद दिखते हैं कि वो हर तरह से अपने आप को लाचार महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। पर 12th में पढ़ने वाले और 12th पास आउट बच्चे के दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई बाउंडेशंस नहीं होता है, कोई लाइफ के स्ट्रगल्स उसके सामने नहीं होते हैं, वो फ्री ऑफ माइंड रहता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से इस सेक्टर में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। तो मेरा आपको ये गाइड है इसमें कि एक की तो दौड़ में नहीं भागी, साहब मेरा पड़ोसी IIT में जा रहा है, मैं भी वहां जाऊंगा, जरूरी नहीं पड़ोसी के पास कितना मतलब थिंकिंग लेवल है, उसका IQ कितना है, मेरा कितना है, और यदि मैं उस फील्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकता, मेरी वहां उतनी मेहनत करने की कैपेसिटी नहीं है, या फिर मैं वहां स्टेबल नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे फील्ड को चुनूं जिसमें मैं सफल हो सकता हूं। अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को जज करें, अपने आप को स्टेबल करें कि मैं इस काम के लिए बना हूं और इस काम को 100% करके जाऊंगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर। कुछ बच्चे 60%, 70%, 80% वाले भी सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार 90 वाला सेलेक्ट नहीं होता, नहीं सेलेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में एक जो फेल्योर है वो लाइफ का सबसे बड़ा फेल्योर नहीं होता। हमें एक अच्छी सोच के साथ और अच्छे जज्बे और अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है, अभी टॉपिक चल गया इसलिए कि यदि आपको बैंकिंग सेक्टर में यदि इंटरेस्ट है तो आप आज से ही एक बुक ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 आवर्स तो पढ़ते नहीं है, 1 घंटा डेली रीजनिंग की बुक पढ़े, रीजनिंग से सोचने की पावर बढ़ती है, IQ बढ़ते, देखिए उसमें कितने शानदार डाउट होते हैं। आपको लगेगा बहुत छोटा सा डाउट है, बट आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वहां लिखा हुआ आ रहा है ADF, फिर आगे लिख दिया HPM, तो इसके आगे एक वर्ड खा जाएगा और पूछेगा यहां क्या आएगा, कुछ नहीं करना, दिमाग चलाना।
पेन की जरूरत ही नहीं है। दिमाग चलाना यानी आपकी जो IQ पावर है, जो सोचने की कैपेसिटी है, जो सोचने का लेवल है, वो कितना है, रीजनिंग पढ़ने से वो बढ़ता है। तरह तरह के आप क्वेश्चन के जवाब दोगे। जैसे अभी छोटा सा एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में अपन सोचते हैं कि क्या आना चाहिए यहाँ पर और क्यों आया है ये, इसके बारे में यदि आप सोचो तो आपको लगेगा ही नहीं क्या आ रहा है। हम थोड़ा सोचते हैं, जैसे ये लिखा हुआ था 7, 3, 27 प्रोपोर्शनल टू 4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आप मैथ्स की बात करें तो यहां पर यहां लगाएंगे साहब प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर टर्म्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म्स। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। समानुपात का ये नियम है, सूत्र है, जो बच्चों को 6 क्लास से पढ़ाया जाता है और आप उसी दिमाग से करोगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। यहां पर रीजनिंग है, यहां पर सोच आपकी देखी जा रही है, आप कितनी तरह से सोच सकते हैं। रीजनिंग का मीनिंग यह है कि एक व्यक्ति एक बात के लिए कितनी तरह से सोच सकता है। यदि आपने एक ही चीज पढ़ी है तो आप उसी एक ही तरीके से सोचोगे। पर देखिए यहां पर दूसरा तरीका भी काम कर रहा है कि यहां पर 3 का क्यूब 27 होता है तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 आएगा। छोटा सा काम था, पर ये कौन सिखाएगा, रीजनिंग सिखाएगा। यानी अलग वे से सोचना रीजनिंग सिखाएगी। इसलिए आप एक बुक लें साथ में और उसको पढ़ते रहें, फिर इंग्लिश भी थोड़े स्ट्रॉन्ग करें, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा से सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग करें, फिर आराम से आप सेलेक्ट होगे। 100% मेहनत करें, बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा स्कोप है और सिक्योर है लाइफ। 100% सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में सिक्योर लाइफ है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी पे 3 और 4 मार्क्स के डाउट आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से देखना। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे सर, प्रोबेबिलिटी हमने 10th में ही पढ़ी थी, हमने 11th में पढ़ी थी, तो यहाँ क्या नया पढ़ेंगे, यहाँ बहुत नया पढ़ेंगे। 10th 11th तो ये मानो कि ABCD अल्फाबेट्स थे और यहाँ पर आपको बुक पढ़ना सिखाया जाएगा, सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, यानी इतना गैप है उसमें। मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट थीम में कि आज क्या पढ़ेंगे। यहां पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझिए, जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हो, 2 सेंटेंस एक साथ पढ़ते हो कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ऐसे सेंटेंस आपने टेंसेस पढ़े तब पढ़े होंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश आ चुकी थी, वहां कंडीशन है, 2 काम हो रहे। आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, आपको क्या पता ट्रेन चलेगी, क्योंकि आपका वहां पहुंचना वहां ट्रेन नहीं मिली। तो 2 इवेंट हैं, आपका वहां पहुंचना, ट्रेन का वहां नहीं मिली। तो एक इवेंट के होने और नहीं होने का प्रभाव यदि दूसरे पे पड़ता है, या एक इवेंट के हैपन होने और नहीं होने से दूसरा इवेंट प्रभावित होता है, तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत शानदार एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए यहां पर कि हम एक सिक्के को या 2 को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉइन हैं, उनको फेंकते हैं 2 बार। हमारे पास कितने रिजल्ट होंगे उसके बारे में सोचो। कॉइन को एक यानी 2 कॉइन को एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितने आते हैं, एक बार फेंका तो क्या है हमारे पास दोनों में, एच एच। बात करिए यहां पर 2 कॉइन को एक बार फेंका है, यानी एक कॉइन को 2 बार फेंका है। 2 कॉइन को एक बार फेंको या एक कॉइन को 2 बार फेंको, रिजल्ट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो देखना है। एच एच है, एच टी है, टी एच है और टी टी है। बट यहां पर मैंने आपको कहा कि 2 कॉइन है, 2 बार फेंकना है, रिजल्ट डबल हो गए। समझिए, एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को एक बार फेंको, रिजल्ट सेम आएंगे, वहां इवेंट सेम बनेंगे। चलिए एक बार छोटा एग्जांपल अपन एक बार की बात कर लेते हैं, आपको 2 बार से नहीं समझ में आएगा। तो 2 कॉइन को एक बार फेंकने से ये 4 रिजल्ट्स आते हैं। 4 फर्स्ट शो करता है कि दोनों टाइम हेड आया था,
फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम टेल आया था, फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड आया था, और बोथ टाइम टेल आया था। इस तरह के 4 इवेंट है हमारे पास। अब सुनिए क्या आ रहा है। हमें ये पूछा जाए कि कम से कम एट लीस्ट 1 टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये सवाल भी आपके इस 16.1 का नहीं है, मैं सिर्फ आपको जोड़ने के लिए एक बार ऐसे सवाल बता रहा हूं। एट लीस्ट 1 टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कम से कम एक बार हेड आना है, कम से कम एक बार आना चाहिए। मोर देन 1 आए कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे आपको कहा जाए एटलीस्ट इन कम से कम, जैसे कहा जाए कि साहब आपके 36% मार्क्स आने पर आप पास हो जाओगे, तो क्या इससे ज्यादा लाने की मनाही है? बाउंडेशन है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई मनाही नहीं। एटलीस्ट जितना बोलता है वहां से लेकर और हाईएस्ट लिमिट तक आप मार्क्स ला सकते हो। जैसे 36% मार्क्स लाने हैं आपको, तो आप 36 ला सकते हो, और हाईएस्ट लिमिट 100 मार्क्स का भी पेपर होता है, तो 36 से लेकर 100 मार्क्स तक आप मार्क्स ऑब्टेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एटलीस्ट वर्ड आता है, यानी वहां से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट लिमिट तक जाना है। एट मोस्ट की बात करें, साहब आप अधिकतम कितने अंक ला सकते हो? 100, यानी एट मोस्ट 100 तक मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि पेपर ही 100 मार्क्स का हो रहा, तो उससे ऊपर तो आने नहीं है। तो एट मोस्ट की बात करता है, तो वहां तक और 0 से वहां तक हो सकता है। सुनिए, वापस बता रहा हूं, आराम से सुन लीजिए। मैंने कहा साहब आपको एट मोस्ट 50 मार्क्स लाने, तो आप 0 से लेकर 50 तक लाने के लिए फ्री हो। कोई सा भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, और इसके बीच में से कोई भी मार्क्स आ सकता है, कोई भी डिजिट आपके मार्क्स बन सकता है। मैंने बोला एट मोस्ट 50, यानी 0 से 50 तक। एट मोस्ट बोलता है तो जितना बोला वहां से लेकर 0 तक आप फ्री हो, कोई भी इवेंट आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। और एट लिस्ट बोलता है, तो एटलीस्ट जितना बोलता है वहां से लेकर हायर जो लिमिट है वहां तक आपको छूट है, फ्री हो आप, उसमें से कोई भी डिजिट आपके इवेंट में आ सकती है। आगे देखिए, बात करते हैं। मैंने बोला एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की, कम से कम एक बार हेड आने की, तो यहां पर आया ही ईच इवेंट मैक्सिमम 2 बार है। देखो टेल भी 2 बार है और हेड भी 2 बार है। मैंने बोला एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पर कम से कम एक बार हेड आना और अधिकतम कितने बार तक, 2 बार तक आने वाले सारे इवेंट को मेरी इस लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाएगा। यहां भी एक बार हेड है, यहां भी एक बार हेड है, और यहां 2 बार हेड है। एटलीस्ट 1 टाइम में 1 टाइम आने वाला भी काउंट होगा और 2 टाइम वाला काउंट होगा। टोटल हमारे फेवर के, जो मैंने पूछा है उस फेवर के 3 इवेंट हैं। कितने में से? 4 में से। कितने इवेंट फेवर के? 3। कितने में से? 4 में से। प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 3/4। क्या बनी? 3/4। तो देखिए यहां पर मैंने बोला कि एट लीस्ट 1 टाइम हेड आने की एच की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो वो आंसर है 3/4। ये एक सिंपल सा इवेंट, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैंने आपके लिए यहां लिखा है। यदि मैं बोलता एग्जैक्टली 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एग्जैक्टली 2 बार हेड एक ही घटना में आ रहा है, एक ही इवेंट में आ रहा है। टोटल इवेंट कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल इवेंट कितने हैं? 4। उसमें से एक बार दोनों हेड आ रहे हैं, तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। मैंने कहा साहब दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मैं PE से डिनोट करता हूं, देन व्हाट विल बी PE नोट। इसे पढ़ेंगे PE नोट। मैंने E किसको कहा? दोनों हेड आने के इवेंट को E कहा है, तो ये क्या हो गया? दोनों बार हेड नहीं आना। आपके एक्सपेरिमेंट में 2 ही तरह के इवेंट हैं, दोनों बार हेड आना, दोनों बार हेड नहीं आना। एक एक्सपेरिमेंट में किसी काम के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो यहां पर आप जानते हो कि PE नोट फाइंड आउट होगा 1 माइनस PE से, क्योंकि यदि मैं कहता हूं PE किसी काम के होने को दर्शाता है,
तो P(E0) इसको डैश से लिख दूं, बार से लिख दूं, ये उस काम के नहीं होने को दर्शाएगा। किसी काम के होने और किसी काम के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ योग सदैव एक होता है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने कहा कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो दोनों हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो जाएगी। समझ में आया? जैसे हमें 10th क्लास में एक क्वेश्चन था हमारी बुक में कि दो बच्चों का जन्मदिन एक साथ आने की प्रायिकता 0.65 है, तो एक साथ नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। याद है? तो कैसे पता करते हैं? 1 माइनस 0.65 और इसको माइनस करते तो 0.35 इसका आंसर। तो किसी एक्सपेरिमेंट में एक ही इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक होता है। ये तो एक सिंपल सा परिचय मैंने आपको दिया। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डाउट तो मैंने आपके लिए बोला ही नहीं, मैंने बात ही नहीं की है। अब कंडीशनल का मीनिंग थोड़ा समझा दूं 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट लूंगा इसके लिए मैं, वो सुनिए। मेरे पास एक पोर्ट है, उसमें 5 तो रेड बॉल है और 4 है वो ब्लैक बॉल। ओके, मैं यहां से रैंडमली एक बॉल निकालता हूं। रैंडमली का मतलब एज ए लॉटरी। हिंदी में इसका वर्ड लिखा मिलेगा यादृच्छया, ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मीनिंग इंग्लिश को बोलते हैं इंग्लिश में रैंडमली, यानी जैसे लॉटरी निकालते हैं ना, बिना देखे हाथ डाला और बिना देखे निकाला, एज ए लॉटरी की तरह। सुनना आराम से, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम एक बॉल निकाली और वो बॉल जो मैंने निकाली वो रेड थी। किस कलर की थी? रेड। और रेड बॉल आई, उसको मैंने इस पोर्ट, इस मटके से बाहर रख दिया। कहां रख दिया? मैंने इसको बाहर रख दिया। तो स्टूडेंट्स जरा समझिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे अप्लाई होती है। मैंने इस पॉट में से एक बॉल निकाली, उसका कलर रेड था, मैंने उसको बाहर रख दिया। अब पोर्ट के अंदर एक बॉल मैंने यहां पर बाहर पिक कर ली, वो रेड थी साहब। अब कलश में पहले से टोटल जो गेंद पहले पड़ी थी वो 9 थी, एक रेड मैंने बाहर निकाल दी। अब 4 तो रेड है और 4 ब्लैक है, टोटल 8 बॉल्स अंदर पड़ी। ठीक है सर? पहली बार मैंने जो रेड बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 थी। ये भी बताना पड़ेगा 5/9 कैसे है। हम जो चाहते हैं वो हमारे फेवरेबल इवेंट्स होते हैं। अपेक्षित, एक वर्ड लिखा था हिंदी में, अपेक्षित परिणाम। अपेक्षित यानी जो हमें अपेक्षा है, जो हम चाह रहे हैं, जो हमें पूछा गया है, उनकी संख्या ऊपर, और उसमें टोटल कितने इवेंट्स होते हैं उनकी संख्या नीचे लिखी जाती है। ये प्रायिकता का सूत्र है। अपेक्षित परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ये आ गया 5/9। ओके, अब क्या उसके अंदर 9 बॉल है? नहीं, 8 ही बॉल है। अब मैं फिर से, ध्यान देना, अब मैं फिर से उसमें से बॉल निकालना चाह रहा हूं और उसको भी मैं चाहता हूं कि रेड ही होनी चाहिए। या आपसे पूछता हूं कि दूसरी बार निकाली गई बॉल के रेड होने के कितने चांस हैं, कितनी प्रायिकता है? तो आप कहेंगे सर अब तो रेड बॉल 4 ही रह गई है और टोटल 8 रह गई है, तो 4/8 है।
फिर मैं तीसरी बार आपको एक बॉल और निकालने के लिए कहता हूं, तो सुनिए, दूसरी बार भी आपने बॉल निकाली, वो रेड थी, यानी अब बॉल अंदर 3 तो लाल है और 4 काली है, टोटल 7 गेंद है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप तीसरी बार जब गेंद निकालेंगे उसके लाल होने के चांस इतने हैं। समझ में आई? पर मैं ऐसा न करके दूसरी तरीके से काम करता। दूसरा तरीका क्या होता? मैं यहां से एक बॉल निकालता, उसका कलर चेक करता और उसको वापस अंदर डाल देता। समझना? फिर मैं यहां से गेंद निकालता, उसका कलर चेक करता, फिर अंदर डाल देता। बाहर नहीं रखता, अंदर डाल देता। तब क्या होता सुनना, मैं पहली बार गेंद निकालता, कलर चेक करता, वो मुझे रेड दिखाई देती, फिर मैं उसको अंदर डाल देता। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम मैंने वापस अंदर डाल दी गेंद को, तो 5 लाल है और 4 काली है, 5 रेड है और 4 ब्लैक है, टोटल 9 बॉल ही है, कम नहीं हुई है क्योंकि मैंने वापस अंदर डाल दी। फिर दूसरी बार मैंने एक बॉल निकाली, कलर देखा, वो भी लाल थी, तो लाल गेंद अभी भी उसमें 5 ही और टोटल 9 है। तीसरी बार फिर, यानी मैंने दूसरी बार निकाली, उस बॉल का कलर देखा, फिर अंदर डाल दी, यानी अब भी उसमें 5 लाल और 4 काली, टोटल 9 बॉल पड़ी है। मैं तीसरी बार फिर करता यही काम। क्या तीनों बार की प्रोबेबिलिटी चेंज हुई? सर नहीं हुई, सेम है, 5/9 5/9 5/9। बट यहां चेंज क्यों होगी? क्योंकि यहां पर 2 तरह के इवेंट है। एक इवेंट उसमें से बॉल का निकालना, उसको बाहर रख देना, फिर उसमें बॉल निकालना। तो जब मैंने पहला एक्सपेरिमेंट पूरा किया तो यहां संख्याओं का आंकड़ा चेंज हो गया। फिर मैंने दूसरी बार बॉल निकाली मतलब बाहर रख दी मैंने। जब मैंने दूसरी बार बॉल निकाली तो फिर यहां संख्याओं का आंकड़ा चेंज हो गया। तीसरी बार निकाली तो फिर संख्याओं का आंकड़ा चेंज हो गया। यानी मेरे बॉल निकालने के कारण ये संख्याएं प्रभावित हो रही है, यानी आगे वाला इवेंट प्रभावित हो रहा है। तो उस पहले इवेंट में किस तरह की बॉल आई थी, उससे आगे वाले इवेंट की प्रायिकता प्रभावित हो रही है। तो जब आगे वाला इवेंट पहले इवेंट से प्रभावित होता है या पहला इवेंट आगे वाले इवेंट से प्रभावित होता है, यानी एक घटना दूसरी घटना से प्रभावित होती है या उसमें डिपेंड करती है या उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है कि वो पहली घटना क्या हुई थी, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए यहां हर बार रेड बॉल आती है, तो मैं तीसरी बार ब्लैक बॉल की प्रायिकता पूछता तो 4/7 आती, पर यहां पर रेड की पूछता 3/7। ऊपर चेंज क्यों हुआ, नीचे तो 7 ही है। चेंज इसलिए हुआ कि यदि पहले 2 बार में यदि लाल बॉल नहीं आती तो यहां पर 5/7 ही रहता, पर पहले 2 बार में लाल बॉल आ चुकी है, यानी रेड बॉल की संख्या अंदर कम हो चुकी है, रेड बॉल की संख्या अंदर इफेक्ट हो चुकी है पहले इवेंट के होने के बाद। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जितना मैंने पढ़ा उसको अच्छी तरह पढ़े हैं, एग्जाम्पल देखें। एक्सरसाइज अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।